आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट तुम्हारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना। फाइनल अकाउंट हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ध्यान रखना, ये चैप्टर 11th क्लास में पढ़ोगे, फिर यही सेम चैप्टर तुम्हारे को 12th क्लास में मिलेगा 3rd बुक में। फर्क कितना है, अभी जो हम फाइनल अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट से पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा बिजनेस जिसका एक सिंगल पर्सन ओनर होता है। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा बिजनेस जिसका एक ही आदमी मालिक होता है, उसका फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है वो है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने क्या बोला, 11th क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट से पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में यही चैप्टर फिर से आएगा। 12th क्लास में 3 बुक होती है। तुम्हारी जो 3rd बुक है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है। फर्क इतना, वहां पर हम जो पढ़ेंगे वो कंपनी के पॉइंट से पढ़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इससे डिफर करता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसके बाद यही फाइनल अकाउंट का चैप्टर तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे फिर से पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़ोगे यही चैप्टर, और फर्स्ट ईयर में यही क्वेश्चन एक 16 मार्क्स का आता है, एक सिंगल क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, और उसके बाद तुम सीए करोगे तो सीए के फाउंडेशन, सीए सीएस सीएमए करोगे तो उसका जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वहां पर भी ये आता है और वहां पर भी 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसके अलावा कल को मान लो एमबीए वगैरह करते हो ग्रेजुएशन करके, तो एमबीए वगैरह में भी ये चैप्टर पूछा जाएगा। यानी ये चैप्टर तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, और फाइनल अकाउंट की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते मतलब हम आज तक, हम एक तरह से मान सकते हो कि आज तक हमने जो कुछ सीखा, जो भी हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने सीखे, वो सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए सीखा। यानी पहले मैं तुम्हें देखो बताने जा रहा हूँ, प्रोसेस देखना है। हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखना बेटा, जब मैंने तुम्हें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, मैंने तो देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं और जो इवेंट्स होती है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। भाई आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने गए हो तो आप क्या देखोगे, आप एज ए अकाउंटेंट किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप देखोगे ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है, इतना माल खरीदा, इतना माल बेचा, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, इवेंट्स को पहचानोगे कि भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने डेटर है, कितना कैश है, सारे ट्रांजेक्शन इवेंट्स को पहचानोगे। पहचान लिया, उसके बाद जब ट्रांजेक्शन इवेंट्स को पहचान लिया जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, मनी की टर्म में मेजर करते हैं। मेजर करना है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड जो हमने पहचान ली, जो हमने आइडेंटिफाई कर ली, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी।
मनी की टर्म में मेजर करना। मैंने बोला था अकाउंट्स में हर चीज को हम पैसों में मेजर करते हैं, और जो चीजें पैसों में मेजर नहीं की जाती, जो पैसों में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने पढ़ाया था तुम्हें, मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। अब देखना बेटा, जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मनी की टर्म में मेजर करते हैं, तो इससे रिकॉर्डिंग करने से पहले, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने बताया था भाई बिल वगैरह बन जाता है। ठीक है, कैश मेमो, इनवॉइस बन जाती है, उसके बाद वाउचर प्रिपेयर हो जाती है, और वाउचर वगैरह की मदद से रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। किसको खाते को डेबिट करना है, कौन सा खाता डेबिट क्रेडिट करना है, तैयार हो गया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। कहाँ पर, जर्नल में। फिर हम बनाते हैं जर्नल। रिकॉर्डिंग मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग हम करते हैं, मैंने तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने बहुत सारी बुक्स लगाते हैं। सबसे पहले बताओ कौन सी बुक्स, जर्नल। जर्नल लगाएंगे। अगर बिजनेस छोटा है, तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर ली जाती है, जर्नल में। ठीक है, और अगर बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और बार बार रिपीट होती है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो हम जर्नल की मदद करने के लिए बहुत सारी बुक्स लगा देते हैं, वो भी जर्नल का ही पार्ट होती है। जिसका, जैसे कि मैंने बोला था कैश बुक, हमने कैश बुक लगा दी, किस लिए लगा दी, टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश में कुछ भी खरीदा, कुछ भी बेचा जाएगा, चाहे एसेट चाहे गुड्स, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में। इसके बाद मैंने बोला था परचेज बुक। परचेज बुक किस लिए लगाई जाती है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। याद रखना, मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए, गुड्स, और वो भी क्रेडिट पे, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने बोला था परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। देखना बेटा, परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, जब भी हमने गुड्स खरीदा था उधार, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया था, परचेज बुक में। और अगर खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया जाता है, खरीदा हुआ जो गुड्स हमने उधार खरीदा था, गुड्स, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्स, खरीदा हुआ गुड्स जब वापस कर दिया जाता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह जब हम गुड्स को बेचेंगे, कौन सी बुक में, सेल्स बुक में। याद रखना, क्या बेचेंगे, गुड्स को बेचेंगे, और वो भी उधार। माइंड में डाल लेना, मैंने क्या बोला था, गुड्स होना चाहिए और वो भी उधार होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने किसी को गुड्स बेचा था, जिसको बेचा था उसने बेचा हुआ सामान वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि अगर हम बिल के थ्रू माल खरीदते हैं और बेचते हैं, अगर मैंने बिल के थ्रू माल बेचा है, मैंने तुम्हारे को माल बेचा और साथ में मैंने तुम्हारे को क्या लिखा है, बिल, और तुमने उस बिल को साइन करके दिया, तो मेरे पास बिल आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। जब हम बिल के थ्रू माल बेचते हैं तो सामने वाला बिल एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा और मुझे देगा। ये चैप्टर भी अब पढ़ोगे टर्म में, बिल्स रिसीवेबल, BR बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक। और उल्टा सोचो, मैंने किसी से सामान खरीदा, अब कह रही मैंने किसी से सामान खरीदा, उस बिजनेस ने मेरे ऊपर बिल लिखा और मैंने साइन करके दे दिया, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल। और मैंने बोला अगर बिजनेस के अंदर ये कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, BR बुक और BP बुक लगाई जाती है, अगर बिजनेस में ये बुक्स लगाई जाती है, तो फिर अगर ये बुक्स, इनमें ये बुक्स लगी हुई हैं और फिर हम जर्नल लगाते हैं, तो जर्नल को हम जर्नल ना बुला के क्या बुलाते हैं, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर में मैंने बोला था क्या क्या आता है, तो देखो मैंने जर्नल प्रॉपर में बताया था, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, इस चैप्टर में सीखोगे क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। ओपनिंग एंट्री आती है, क्लोजिंग एंट्री आती है, ट्रांसफर एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट भी इसी चैप्टर में सीखोगे क्या होती है।
ठीक है। तो इस तरह से हम सुना क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स गुड्स नहीं, मेरी बात सुनना, मैं क्या करता देखो इस बिजनेस के अंदर मैंने ये जो मैंने इस तरह से हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है क्लासीफाई। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाइंग बोल दो या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या क्लासीफाइंग जो भी लिखो। अब क्लासीफाइंग में हम क्या बनाते हैं बताओ, लेजर। यहां बनाते हैं लेजर। लेजर में हम यहां पर हम परचेज, मैंने कि देखो यहां पर हम बहुत सारे लेजर खोलेंगे। परचेज का लेजर ऐसे लिख देता हूं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, ऐसे बहुत सारे खाते खोल दिए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं लेजर। बहुत सारे खाते तो गिनती नहीं है जितने हम डिफरेंट तरह के खाते खोल देते हैं। यानी क्या करते हैं लेजर में, क्या करते हैं एक जैसी ट्रांजेक्शन, एक जैसी एंट्री को उठा के एक जगह लिखते हैं। जैसे मान लो यहां से सारी परचेज की ट्रांजेक्शन उठाई और परचेज अकाउंट में लिख दी, सेल की सारी ट्रांजेक्शन उठाई सेल अकाउंट में लिख दी, रेंट की सारी ट्रांजेक्शन उठाई रेंट अकाउंट में लिख दी, बिल्डिंग खरीदने की ट्रांजेक्शन उठाई बिल्डिंग अकाउंट में लिख दी, कैश की सारी ट्रांजेक्शन उठाई कैश अकाउंट में लिख दी, मशीन की सारी ट्रांजेक्शन उठाई मशीन अकाउंट में। अब देखो ये क्लासीफाई हो गया, वर्गीकृत हो गया, ठीक है। परचेज की सारी बातें एक जगह आ गई, सेल की बातें सारी एक जगह आ गई, बिल्डिंग की सारी बातें एक जगह आ गई, मशीन कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ गई। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हमने बोला था लेजर बनाना, ठीक है। लेजर बना के हम ट्रांजेक्शन इवेंट्स को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और जब ये बन जाता है लेजर बन जाता है तो इन्हीं लेजर की बैलेंसेस से ये जो लेजर अकाउंट में बैलेंस निकलेगा से भाई परचेज का बैलेंस जो निकलेगा या परचेज का जो टोटल होगा, सेल का जो बैलेंस निकलेगा, रेंट का जो बैलेंस निकलेगा, बिल्डिंग अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा, कैश में जो बैलेंस होगा, मशीन अकाउंट में जो बैलेंस होगा। अब तो पढ़ लग सारी चीजें पड़ी हुई है तुम्हारी। तो इन खातों के बैलेंस से या टोटल से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। जब लेजर बन जाते हैं, लेजर में ध्यान रखना हर चीज डेट वाइज होती है, डिटेल में होती है। अगर मेरे को जैसे समझाने के लिए मान लो मुझे रेंट कब कब मिला, कितना कितना मिला, कौन सी डेट को मिला, अगर मेरे को डिटेल मिला या मैंने रेंट पे किया, मैं करो कब कब रेंट पे किया, कौन सी डेट को पे किया, कितना कितना पे किया, अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं कौन सा अकाउंट उठाऊंगा रेंट अकाउंट। जैसे मैंने कब कब कितने का माल बेचा, कितना माल कितने माल बेचा, कब कब बेचा, अगर मुझे डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं कौन सा अकाउंट देखूंगा सेल अकाउंट। बिल्डिंग कब कब खरीदी, कितने की बिल्डिंग खरीदी, कितने की बेची, कितना बैलेंस है, उसके लिए बिल्डिंग अकाउंट। कैश कौन सी डेट को कितना कैश आया, कितना कैश गया, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, कैश अकाउंट को देख कर पता चल जाएगा। अगर मुझे डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं अपने लेजर अकाउंट को पढ़ूंगा, और अगर मुझे डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए मैं बस ये बोलूंगा कि मुझे समरी फॉर्म में बता दो, मुझे ये बता दो कि पूरे साल, मैं कह रहा हूँ देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कब कब कितने का माल बेचा बता दो, मुझे ये बता दो बस पूरे साल में टोटल सेल कितनी करी, पूरे साल में टोटल परचेज कितनी करी, पूरे साल में टोटल बिल्डिंग कितने की खरीदी, पूरे साल में कितने की बिल्डिंग खरीदी, कितने की बेची, कितना बैलेंस है, कितना कैश आया, कितने गया, कितना बैलेंस है कैश का, ठीक है। मशीन कितने खरीदी, कितने बेची, कितना बैलेंस है। अगर मुझे सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मुझे डिटेल में जानकारी चाहिए, मुझे ये बता दो कितना बिल्डिंग का बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना कैश का बैलेंस पड़ा है, कितना मशीन का बैलेंस पड़ा है, पूरे साल की टोटल परचेज कितने की, पूरे साल की टोटल सेल कितने की, पूरे साल में टोटल रेंट कितना पे गया, मुझे ये सारी जानकारी सिर्फ बता दो टोटल, मुझे डिटेल में नहीं चाहिए, डेट वाइज नहीं चाहिए। तो हम क्या देखते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसके बाद जो बनाया जाता है क्या बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। खातों के मैं कह रहा हूं जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस से क्या बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो जरा हमने सीख लिया कि लेजर को बना के हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई हो गया, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है उसे बोलते हैं समराइजेशन। समराइजेशन, ठीक है। अच्छा समराइजेशन
इसके अंदर क्या बनाया जाता है, देखो अब ढंग से देखना। समराइजेशन के स्टेप में हम क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है मैंने बताया, जितने भी लेजर अकाउंट हम बनाते हैं उनके बैलेंसेस से या टोटल से। बन गया ट्रायल बैलेंस, बन गया। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, या इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अंदर तीन चीजें बनाई जाती है, क्या क्या बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। याद है, ये बताया था मैंने। यानी समराइजेशन के स्टेप पे हम एक तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एक बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी कहने मतलब क्या, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है। ट्रायल बैलेंस की हमसे मदद से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो माइंड में डाले ना, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर हो गया। और कहां बनाया जाता है, समराइजेशन के स्टेप में। समराइजेशन के स्टेप में यानी क्वेश्चन हम जब ट्रांजैक्शन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मनी की टर्म में मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करेंगे तो लेजर बन जाएंगे। लेजर के बैलेंसेस को लेकर हम क्या बना देंगे, ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो हम किसी भी बिजनेस के जब ट्रायल बैलेंस स्टडी करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी पूरे साल में कितने की परचेज करी, कि पूरे साल में कितनी सेल करी, पूरे साल में कितना रेंट पे किया, पूरे साल की कितनी सैलरी पे करी, पूरे साल में हमारे पास बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची तो कितना का बिल्डिंग का बैलेंस है, कितना कैश का बैलेंस है, कितना मशीन का बैलेंस है, कितना फर्नीचर का बैलेंस है, सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो किसी भी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस अगर हम पढ़ेंगे तो डिटेल में डेट वाइज तो नहीं मिलेगा, लेकिन समरी फॉर्म में सारी जानकारी मिल जाएगी। और जब मुझे पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल, पूरे साल का रेंट, पूरे साल का इनकम, सारी बातें जब पता चलेगी तो खर्चों और ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने बिजनेस के परचेज, सेल, खर्चों और इनकम को कंपेयर करूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। और बैलेंस शीट बनाऊंगा जिसमें मैं अपने बिजनेस के एसेट दिखाऊंगा कि बिल्डिंग कितने की है, मशीन कितने की है, कैश कितना है, कैपिटल कितनी लगाई है, लायबिलिटी कितनी है, वो सारे दिखाऊंगा, जिससे मुझे बिजनेस की पोजीशन का पता चलेगा। ठीक है, तो माइंड में डाले ना, मुझे समझाना क्या था, हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें हमने सीखी इसीलिए थी कि भाई जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, क्लासीफाई हो जाएगी, समराइज हो जाएगी, तो समराइजिंग के अंदर जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। और जब हम अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमें अपने बिजनेस का रिजल्ट पता चल जाएगा, भाई हमने बिजनेस को चलाया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, और हमारी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है या बेकार है, एसेट्स कितने की है, लायबिलिटी कितने की है, खुद का पैसा कितना लगाया, मान ले कर्जा लेके कितना लगाया, कितना एसेट कर्जे के पैसे से खरीदी गई है, कितना खुद के पैसे से खरीदी गई है, सारी जानकारी हमें हो जाएगी। क्लियर हो गया, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। फाइनल अकाउंट बन जाता है, उसके बाद ये याद रखना, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, इस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस का ना एंड प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, एंड प्रोडक्ट का मतलब आखिर में क्या बनकर तैयार होता है, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है। इसके बाद कुछ बनाया जाता है क्या, इसके बाद आगे हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। हम इसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इन एनालाइज करने के लिए कुछ बनाते हैं क्या, ठीक है, वैसे जाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो बनाते हैं, लेकिन यहां तो बस हम एनालाइज करने का मतलब इन्हीं बातों को हमने स्टडी किया। भाई एनालिसिस, अगला स्टेप क्या है, एनालाइजिंग। अच्छा,
एनालाइज करेंगे ना भाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग। किताब में एनालाइजिंग है और इंटरप्रेटिंग दोनों साथ में। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है बताया था? इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है समझना, क्या जाना, क्या समझा, इसका मतलब इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये सारा काम करा हमने, अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग करके जो इन्फॉर्मेशन निकली तो उनको जानेंगे, समझेंगे कि भाई क्या कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी जानकारी पता करेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेटिंग, समझ में आ गया? कम्युनिकेटिंग किसको कम्युनिकेट कर देते हैं? यूजर्स को, ठीक है, यूजर्स को। ये बात हमने पढ़ी थी। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने ये जा रहे हैं कि भाई हमारे फाइनल अकाउंट, हमारे अंतिम खाते कैसे बनाए। देखो इसके बाद जब हमारा फाइनल अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद कोई अकाउंट बनाया जा रहा है क्या? कोई लेजर बनाया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है? नहीं। उसके बाद तो इन्हीं को स्टडी करके इन्हीं को समझाया जा रहा है और फिर बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर ये है कि फाइनल अकाउंट, हमें ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है बिजनेस का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। अब ये चैप्टर हमें ये डिटेल में सिखाएगा, ये वाला चैप्टर सारी जानकारी देगा। ये चैप्टर कभी एग्जाम में 8 मार्क्स का जाता है, कभी 12 मार्क्स का जाता है और पब्लिक स्कूल में तो कईयों में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आगे मैंने बता दिया कि काम आएगा। तो समझ में आ गया हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब देखो पहले इसकी जानकारी मैं दोबारा से देता हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे, ताकि मैं फिर जब लिखवाऊँ तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आए, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखना बेटा, ये लिखने की जरूरत है क्या? ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तुम्हारे पास। देखो बेटा, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि काम कैसे करते हैं हम, कैसे हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। सुनना, देखना, हमें क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा? अब सबको पता है ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। देखना, छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ट्रायल बैलेंस, चाहे तो यहां हेड्स ऑफ अकाउंट लिख दो, चाहे पार्टी को लिख दो, बात एक है। और यहां लिखा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ऐसे दिया होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब देखना बेटा क्या होता है इसमें। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, यहां पर खाते दिए होंगे। अब तुम्हें कितने तरह के खाते पढ़े हुए तुमने? एसेट अकाउंट पढ़े हुए ना, एसेट अकाउंट, और उसके अलावा क्या पढ़े थे? एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, एसेट अकाउंट हमेशा तुम्हें डेबिट में मिलेगा। और एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट में पढ़ा था तुम्हें। और उसके अलावा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा क्या मिलेगी? क्रेडिट। और लायबिलिटी भी कहां मिलेगी? कहां पर? और रेवेन्यू है इनकम, ये भी कहां मिलेगा? हमने 5 तरह के खाते पढ़े थे। एक्सपेंस अकाउंट के साथ चाहो तो लॉस भी लिख लो, लॉस के खाते, ठीक है, यही पढ़ा था ना। अब मेरी बात सुनो कि आसान कितना होता है ये चैप्टर, आसान कितना होता है देखो, बस याद रखना, जितनी भी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है वो तो जाती है बैलेंस शीट में। यानी तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। देखो मैं भी क्वेश्चन, मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है, चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, पर चैप्टर का बेस तैयार कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो बड़ा आसान होता है। ट्रायल बैलेंस आप सबने पढ़ लिया पहले। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब हम किसी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे तो या तो एसेट के खाते होंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होगा? एसेट के खाते, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट,
कंप्यूटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, एसेट के खाते होंगे, एसेट होगी। जितनी भी एसेट होती है वो सारी कहाँ लिखी जाती है? बैलेंस शीट में। बिजनेस की जितनी भी, भाई तुम ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस तुमने पढ़ा, और जितने भी एसेट के खाते उठा के कहाँ लिख दोगे? बैलेंस शीट में। कहाँ लिख दोगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, यानी क्या करोगे? बैलेंस शीट बनाओगे। मैं समझाने के लिए बैलेंस शीट चलो बना ही देता हूं, पूरी बना देता हूं। देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां लिखोगे एज एट, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स। ठीक है जी। अब मैं क्या करता, बिजनेस की जितनी भी एसेट है, सुनना, बिजनेस की जितनी एसेट्स है, एसेट कहां जाएगी? एसेट लायबिलिटी कहां दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में। कैपिटल कहां दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में। अब देखो बताओ, जितनी भी एसेट होंगी वो एसेट कहां जाएंगी? बैलेंस शीट। लिख लो, एसेट्स कहां जाएंगी? यानी मुझे एक बात हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर बिल्डिंग लिखा होगा तो कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में। मशीन लिखा होगा तो कहां लिखोगे? कैश लिखा होगा तो कहां लिखोगे? डेटर लिखा होगा तो कहां लिखोगे? यानी जितने एसेट्स के खाते हैं उठा के कहां लिख देना है? बैलेंस शीट। कोई बड़ी बात नहीं है। और एसेट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस से उठाकर बैलेंस शीट में लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। कहना मैंने एसेट्स के बैलेंसेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में कैरी कर, मगर ट्रायल बैलेंस से उठा के कहां लिख दिया? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैरी कर लिया, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसी तरह एसेट जब यहां से उठा के लिख दोगे, कहां चला गया था एसेट? बैलेंस शीट। ठीक है, सारी एसेट लिख ली। इसी तरह बेटा जितने भी लायबिलिटी के खाते होंगे, लायबिलिटी के सारी की सारी लायबिलिटी भी कहां चली जाती है? ट्रायल। कहां लिख दी जाती है? और लायबिलिटी तो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। जितनी भी लायबिलिटी होगी, जैसे कि लायबिलिटी का एग्जांपल बताना, लायबिलिटी के एग्जांपल बता दो। क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिटर देखो तो कहां लिखोगे उसे उठा के? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो कहां लिखोगे? लायबिलिटी साइड में। ट्रायल बैलेंस के अंदर बीपी लिखा है, बिल्स पेबल, तो क्या होता है? लायबिलिटी। कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होता है, उठा के कहां लिखोगे? ट्रायल बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। कोई भी एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम भी लायबिलिटी होती है। मैंने बताया इनकम एडवांस में मिल जाए तो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो एडवांस इनकम है तो वो भी उठा के कहां लिखोगे? लायबिलिटी साइड। कोई बड़ी बात है? यानी मैंने क्या सिखाया, जितनी भी बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जब तुम पढ़ोगे, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, जब तुम ट्रायल बैलेंस को रीड करोगे तो जितनी भी एसेट्स होती है, एसेट्स उठा के कहां लिख दोगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, और जितनी भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को उठा के कहां लिख दोगे? बैलेंस शीट में। एसेट जाती है एसेट साइड में, लायबिलिटी जाएगी लायबिलिटी साइड में। और कैपिटल भी कहां लिख दी जाएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल भी बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, कहां पर? लायबिलिटी साइड में। कैपिटल भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कैपिटल भी आ जाएगी लायबिलिटी साइड पर। ड्राइंग होगी तो कैपिटल को कम करती है, तो कैपिटल अंदर लिखेंगे और ड्राइंग को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अगर मान लो ड्राइंग होगी क्वेश्चन में तो सबसे पहले कैपिटल लिखोगे और ड्राइंग क्या कर दोगे? माइनस। समझ में आ गया था? तो मैंने कोई बड़ा काम किया, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अब तुम ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ के जितने भी एसेट्स के खाते होते हैं उठा के कहां लिख दोगे? बैलेंस शीट, एसेट साइड में। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, जितने भी लायबिलिटी का बैलेंस होगा उठा के कहां लिख दोगे? लायबिलिटी साइड में। और जो कैपिटल होगी वो भी कहां लिख दोगे? लायबिलिटी साइड में। और ड्राइंग होगी तो कैपिटल में से क्या कर दोगे? माइनस। कोई बड़ी बात है क्या यहां तक? अब बताओ, आधा ट्रायल बैलेंस तो तुम्हारा खाली हो जाएगा तब तक। भाई तुमने एसेट उठा के लिख दी, कैपिटल उठा के लिख दी और लायबिलिटी उठा के लिख दी। ठीक है, अब बताओ जरा, अगर ऐसा हम कर देंगे तो बचा क्या? एक्सपेंस और इनकम।
एक्सपेंस है इनकम या एक्सपेंस या रेवेन्यू, दो ही चीज तो बची, या लॉस बोल दो, ठीक है, दो ही चीज बचा। इसका मतलब ये जो बची हुई चीज है ना, यानी बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे, ठीक है। बिजनेस की जितनी भी इनकम होगी, रेवेन्यू होगी, वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो देखो, अब देखो जरा बैलेंस शीट में क्या करना समझ में आ गया। अब मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो देखो, मैं बहुत सोच रहा हूँ कि तुम्हारे मन में ये बात अभी से पिक्चर बन जाए तो काम ही खत्म हो जाएगा। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन मिला तो तुमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, जितने भी एसेट्स के खाते हैं उठा के कहाँ लिख दोगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। जितनी भी लायबिलिटी के खाते उठा के कहाँ लिख दोगे, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल उठा के कहाँ लिख दोगे, बात खत्म। अब क्या, जब सारे एसेट्स के खाते, लायबिलिटी के साथ खाते और कैपिटल का खाता तुमने उठा के लिख दिया, तो बचा ही क्या उसमें, या तो एक्सपेंस का खाता होगा, या तो एक्सपेंस का खाता होगा, या रेवेन्यू इनकम का खाता होगा, या लॉस का खाता होगा। अब बात करते हैं, अब देखो, जितने भी एक्सपेंस के खाते होते हैं, जितने भी एक्सपेंस के खाते होते हैं, खर्चों के खाते, वो दिखाए जाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। ये पूरे साल के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट एक दिन की बनाई जाती है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा है एज एट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, जिस दिन की बनाई जा रही है उस दिन की बैलेंस शीट की जानकारी देती है। और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है पूरे साल के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट मुझे पूरे साल की जानकारी देता है कि पूरे साल में कितने का माल खरीदा, पूरे साल में कितने का माल बेचा, कितने का माल पड़ा हुआ है, कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना खर्चा हो गया। देखो जी, अब मेरी बात सुनो, ये जो खर्चे है ना तुम्हारे पास, ये खर्चे और ये रेवेन्यू है, इनकम है, अगर ये खर्चे जो है, ये जो खर्चे हैं ये माल को खरीदने से रिलेटेड है। मैं कह रहा हूँ खर्चे जो है वो माल को खरीदने से रिलेटेड है, या फिर माल को बनाने से रिलेटेड खर्चे हैं। माल को बनकर तैयार होने के जितने खर्चे होते हैं, एक बारी माल बनकर तैयार हो गया, जिस चीज का भी मेरा बिजनेस है, वो सामान मैं कह रहा हूँ रेडी फॉर यूज, बिकने की कंडीशन तक आने का, बिकने की कंडीशन तक आने तक के जितने खर्चे होते हैं, सेलेबल कंडीशन, माल बेचने की कंडीशन तक आने के जितने खर्चे होते हैं, ठीक है। एक बारी फैक्ट्री में माल बनकर तैयार हो गया, बेचना बाकी है, तो मैं कह रहा हूँ बनकर तैयार होने तक के जो भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री के सारे खर्चे जो भी होंगे, वो सारे खर्चे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, और वो दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाए जाते हैं, यानी इन खर्चों के अंदर जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और डायरेक्ट का मैंने क्या बोला, वो सारे खर्चे डायरेक्ट कहलाते हैं जो सामान को खरीदने से लेकर, खरीद कर लाएंगे, फैक्ट्री में बनाएंगे तो खर्चा करेंगे, और बनकर तैयार हो जाएगा, बेचना बाकी है, बनकर तैयार होने तक के जितने खर्चे होते हैं उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। उसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी तो बस तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्या दिखाओगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्या दिखाओगे भाई, सामान खरीदोगे ना, पहले गुड्स को खरीदोगे नहीं खरीदोगे, अच्छा गुड्स को खरीदोगे तो परचेजेस, बना बनाया माल खरीदोगे तब भी परचेजेस, और कच्चा माल खरीदोगे रॉ मटेरियल तब भी परचेजेस। तो सबसे पहले गुड्स को खरीद के लाओगे तो क्या बोलोगे, परचेजेस। तो जो परचेजेस भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस है तो कहाँ लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अच्छा, खरीद के लाओगे, जब सामान खरीदोगे तो सर पे रख के लेके आओगे या कोई गाड़ी वाड़ी चलाओगे, तो किराया भाड़ा लगेगा, तो जिसको हम बोलते हैं कैरिज या कार्टेज या फ्रेट। अच्छा, कोई कैरिज, कार्टेज या फ्रेट होगा तो वो भी कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने क्या बोला, सामान खरीद के ला रहे थे तो कैरिज दिया, फ्रेट दिया या कार्टेज दिया। जब सामान हम खरीद के ला रहे थे, कहाँ ला रहे थे, फैक्ट्री तक, गोडाउन तक, फैक्ट्री तक ला रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ किराया भाड़ा पे किया, तो वो माल को खरीदते टाइम खर्च हुआ नहीं हुआ। अच्छा, अभी माल बनकर तैयार हुआ क्या, नहीं, माल को खरीद के ला रहे थे तभी खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस।
ठीक है। खरीदते टाइम जितने खर्चे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे बेटा, माल को एक तो माल को खरीदने का खर्चा, प्लस उस पर जो काम करा, माल को बनाया, अगर फैक्ट्री में तैयार करा तो उस पर फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। माल को लाने का किराया भाड़ा भी डायरेक्ट, फैक्ट्री में बनाया तो मजदूरी दी, जिन मजदूरों ने फैक्ट्री में मशीनें चला के खर्च किया, उसको मशीनें चलाई और माल को बनाया, उनको जो मजदूरी दी, वेजिस, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे यहाँ से, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहाँ आ जाएंगे, एक तो परचेज आ जाएगी, परचेज यहां से आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्या आ जाएगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब माल को बनने तक, मैं कह रहा हूँ सेलेबल कंडीशन तक, बिकने की कंडीशन तक लाने के जितने खर्च होंगे, भाई कैरिज पे करके, कैरिज पे किया तो सामान फैक्ट्री तक आया, फैक्ट्री में माल बनाया तो मजदूरों को मजदूरी दी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के का रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री वर्ड जोड़ते ही डायरेक्ट। तो मैं कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे कहां लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर रेवेन्यू भी तो होगा, माल बनकर किस लिए बनाया, किस लिए था, बेचने के लिए, तो बेचा होगा तो माल बेचकर जो पैसा आएगा, माल को बेचकर जो पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। तो माल बेचकर यानी जो सेल करी होगी वो भी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी, तो ट्रायल बैलेंस में जो सेल होगी वो कहां दिखा जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। याद रखना रेवेन्यू के, या जिसको लोग कई लोग इनकम बोल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल एक ही चीज आएगी, क्या, सेल, और उसके अलावा जो माल बिका नहीं पड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्या समझाया, देखो मैं समझाना क्या दिखाता हूं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में तुम्हें बता देगा कितना है। मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता था, देखो सुनना, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश ये करी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहां दिखा दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितनी भी सेल होगी वो कहां दिखा दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और जितना क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, साल के आखिर में जो माल बच गया उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दोगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और सेल्स जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब इनका तुम बोलोगे परचेज रिटर्न कहां जाएगा, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएगा, सेल रिटर्न कहां जाएगा, सेल में से माइनस हो जाएगा। भाई माल बेचा था और कुछ बेचा हुआ माल वापस आ गया तो सेल में से माइनस सेल्स रिटर्न, और परचेज करा था हमने किसी को वापस कर दिया तो परचेज में से माइनस हो जाएगा परचेज रिटर्न, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने क्या बोला, देखो जितने भी खर्चे हैं जो डायरेक्ट है उठा के कहां दिखा दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो सेल्स है वो कहां दिखा दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब बताओ कुछ खर्चे ऐसे भी तो होंगे जो माल को बनाने से रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे एक बात बताओ, ऑफिस, मेरा जो ऑफिस है, ऑफिस में मेरे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो कस्टमर आते हैं, डील करते हैं, उनको सामान बेचते हैं, उनके साथ डीलिंग करते हैं, हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब बताओ उनको जो सैलरी दी जा रही है उससे माल बन रहा है क्या? मेरे ऑफिस में जो एम्प्लॉय बैठे हैं उनसे माल बनता है या माल बिकता है? बिकता है। अकाउंटिंग की जाती है, उसकी सैलरी बनी जाती है। जो मेरे मैनेजमेंट का मैं कह रहा हूँ, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेरे ऑफिस का प्रशासन है, जो मेरे ऑफिस की बनावट है, ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय पियोन काम कर रहे हैं, ऑफिस में मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनको सैलरी दी जा रही है, अकाउंटेंट काम कर रहे हैं जिसको सैलरी दी जा रही है, ऑफिस का रेंट पे किया जा रहा है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रही है, ऑफिस का पानी का बिल जा रहा है, ये क्या माल बनाने में काम यूज हो रहा है? ये सारे खर्चे माल बनाने के लिए किए जा रहे हैं क्या? ऑफिस में एसेट यूज हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। इनसे माल बनता है क्या? ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी पे करने से माल बनेगा क्या? ऑफिस को एम्प्लॉय को सैलरी देने से माल बनेगा क्या? ये फैक्ट्री में जो मजदूर बैठा है उसको उससे माल बनेगा, ठीक है। बात समझिए। तो ऑफिस में जो लोग बैठे होते हैं वो कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो माल बेच नहीं रहे, जाना वो माल बेच नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ वो माल बना नहीं रहे, वो माल को बेचने के लिए अकाउंटिंग वगैरह का काम में यूज मगर अकाउंटिंग वगैरह के काम कर रहे हैं जिनके बदले उनको सैलरी मिल रही है। तो जो खर्चे डायरेक्टली माल को बनाने में इन्वॉल्व है, जो खर्चे डायरेक्टली माल को बनाने में इन्वॉल्व है वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो खर्चे
माल को बेचने की, मैं अगर ऑफिस वगैरह के बुक की बनावट में जो खर्चे किए जा रहे हो, और मेरे जो प्रशासन है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी उस पर जो खर्चे किए जा रहे हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसके अलावा देखो ऐड वगैरह पे जो खर्चे किए जा रहे हैं, वो सारे खर्चे, मैं कह रहा हूँ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के सारे खर्चे, इनसे माल बनता है, माल बिकता है, माल बिकता है या ऑफिस मेंटेन रहता है, ठीक है, वो सारे खर्चे क्या आ जाएंगे, इनडायरेक्ट। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे कहाँ उठा के लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एक और खाता बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आ गई क्या, बात समझ में आ गई? अभी मैं रफ आइडिया दे रहा हूं एक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, पूछना किसी को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो सारे खर्चे जो इनडायरेक्ट होंगे, और वो सारे लॉसेस। अब बता, लॉस बाय फायर, आग लग गई, अच्छा आग चाहे फैक्ट्री में लग जाए चाहे ऑफिस में लग जाए, उससे माल बनेगा क्या, वो खर्चा माल बनाने में इन्वॉल्व है क्या, नहीं। तो मैं कह रहा हूं कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए जो रोजाना नहीं होता, ठीक है, जो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो, जो नॉर्मली नहीं होता, जो हम चाहेंगे नहीं कि हो, ठीक है, आग लग गई, चोरी हो गया, ठीक है, डेटर पैसा लेके भाग गए, बैड डेट्स हो गया, ऐसे खर्चे से माल बनेगा क्या, नहीं। तो मैं कह रहा हूं वो सारे खर्चे, वो सारे लॉसेस जो माल को बनाने में नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, टेलीफोन का बिल पे कर दिया, ठीक है, और इसके अलावा देखो एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, ठीक है, उसके अलावा ऑफिस की एसेट पे डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, डेटर पैसा लेके भाग गए, बैड डेट्स हो गया, ठीक है, मैंने अपने अकाउंट्स सीए से चेक करवाए, सीए को मेरे अकाउंट्स को ऑडिट करी, चेक करा, बदले में फीस ली, ऑडिट फी, ये सारी चीजें हमारी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। वो सारे खर्चे जो माल को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मेरे कह रहा हूं बाकी सारे खर्चे कहाँ चले जाएंगे, या लॉस कहाँ चले जाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा बताओ प्रॉफिट लॉस में, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी, वो खर्चे जो डायरेक्टली माल को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मैं कुछ खर्चे दिखा रहा हूं जानबूझ के, टेलीफोन का बिल, बाद में हम इसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और फिर देखो जितने भी लॉसेस होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट से माल तो नहीं बनता ना। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस को और कोई इनकम हो सकती है क्या, और कहीं से रेवेन्यू आ सकता है? यस, एक बताओ, बैंक में एफडी करा रखी थी, उससे इंटरेस्ट मिला, बैंक में एफडी करा रखी, उससे इंटरेस्ट मिला, क्या ये बिजनेस करके कमाया क्या? यानी बिजनेस को कहीं और से भी इनकम आ सकती है। तो अगर हमें कहीं और से इनकम आ रही है तो वो आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे कमीशन मिल गया, तो या फिर मैं कह रहा हूँ रेंट मिल गया, मेरे एक बिल्डिंग किराए पे दे रखी थी, ठीक है, देखो मेरा काम क्या है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी कपड़ों की दुकान है या मैं किसी भी चीज़ की स्टेशनरी की दुकान है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस चला के जो पैसे कमा रहा हूँ ये मेरे बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की इनकम है। लेकिन साथ में मैं कह रहा हूँ मैंने एक बिल्डिंग किराए पे दे रखी थी, उसका रेंटल इनकम आ रही है, वो भी तो कमाई है, ठीक है। तो मेरे को अगर अदर एक्टिविटीज से कहीं से पैसा आ रहा है तो मेरे को कोई कमाई हो रही है तो वो भी यहाँ पर रहेगी, इसलिए मैंने बोला इनकम। जितनी भी इनकम है उठा के कहाँ लिख देंगे, कहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस करके तो नहीं आई। अब बिजनेस करके नहीं आई तो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम, अदर सोर्सेज कहीं और से इनकम आई, ठीक है। देखो मेरे को कहीं अदर सोर्सेज, जैसे मान लो बैड डेट्स हो गया था, पैसा डूब गया, तो मैंने क्या बोला था, उसको बैड डेट्स बोल दिया, और बाद में कभी वो डेटर में पैसा देने आ जाता तो क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट्स रिकवर्ड, और मैंने बताया डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो उसको नई इनकम मानते हैं, तो वो भी हमारी कहाँ आएगी, पीएल की क्रेडिट साइड में इनकम है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मेरे को कहीं और से कोई इनकम आ रही है तो वहां लिख देंगे। तो मैंने क्या सुना, देखो सुना मैंने क्या समझाया,
कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी असेट्स के खाते होते हैं, असेट्स कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में। सारी असेट्स को उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे, सारी लायबिलिटी उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे। कैपिटल भी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। भाई 5 में से 3 चीजें तो तुम्हें पता कहाँ जाएगी? बचा क्या? खर्चे और इनकम, रेवेन्यू वगैरह। अब भाई खर्चे और इनकम, रेवेन्यू, अगर वो डायरेक्ट है तो कहाँ दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर वो इनडायरेक्ट है तो कहाँ दिखाओगे? पीएनएल अकाउंट। बात खत्म, ठीक है। इसी तरह से हमारा ट्रेडिंग पीरियड बन जाएगा। अब क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो अगर ये वाली साइड रेवेन्यू साइड है, अगर रेवेन्यू साइड बड़ी आएगी, इसको बोलते हैं इनकम साइड, इनकम साइड बड़ी आएगी, रेवेन्यू साइड बड़ी आएगी, तो डिफरेंस यहां बचेगा, तो क्या बोल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल देंगे? प्रॉफिट। भाई अगर मैं क्रेडिट साइड के टोटल कर लूं, ये वाली साइड का टोटल कर लिया और ये वाली साइड बड़ी आएगी। अब बैलेंस तो सबको निकालना आता है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। कैश बुक में बैलेंस निकाला है, ठीक है, उसके अलावा लेजर बनाए थे बैलेंस निकाला है, तो मैं करूँ क्रेडिट साइड का टोटल कर लूंगा, टोटल लिख लिया, उसमें से ये डेबिट साइड माइनस कर दूंगा, तो जो डिफरेंस आएगा क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। उल्टा भी हो सकता है, खर्चों वाली साइड बढ़िया जाए, ये वाली साइड बढ़िया आएगी तो टोटल इधर लिखेंगे, उसको इधर लिखेंगे, तो यहाँ डिफरेंस निकलेगा तो क्या बोलोगे? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें अपने बिजनेस का क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। अच्छा, जो ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस यहां से निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको मैं कहां भेज देता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब देखो बेटा, अब मैं फिर से अपनी इनकम साइड को एक्सपेंस साइड को कंपेयर करता हूं। मान लो मेरी इनकम साइड बढ़िया गई, मान लो मेरी ये इनकम साइड है, ये वाली साइड बढ़िया आई, तो मैंने टोटल कर लिया। इनकम के टोटल में से ये मैंने खर्चे माइनस कर दिए। इनकम साइड बढ़िया आई तो टोटल यहाँ लिखोगे, और ये साइड बढ़िया आ रही तो इसको इधर भी लिख दोगे। अब इनकम के टोटल में से मैंने क्या माइनस कर दिया? खर्चे। तो क्या आ गया? इस जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। उल्टा भी हो सकता है, अगर मेरे खर्चों वाली साइड बढ़िया गई तब, अगर मेरे खर्चे ज्यादा गए तो खर्चों का टोटल इधर लिखोगे, इधर भी लिखोगे, उसमें से ये इनकम माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? बाई नेट लॉस। और जो भी नेट प्रॉफिट या नोट, मेरी बात सुना, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कैपिटल दिखाई जाती है अंदर, और उसमें से नेट प्रॉफिट क्या कर दिया जाता है? प्लस। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर जोड़ दिया जाता है, और फिर फाइनल अमाउंट क्या लिख दिया जाता है? बाहर। और इस तरह से मेरी जो बैलेंस शीट होती है वो एसेट और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर हो जाता है, और मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हमें ये 3 चीजें बनानी सीखनी है। क्या क्या बनाना सीखना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएनएल मेरे को पूरे साल की जानकारी देते हैं, इसलिए ट्रेडिंग पीएनएल के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की जानकारी देती है। आज की बैलेंस शीट बनाओगे तो सिर्फ आज की जानकारी, क्यों? पोजीशन बदलती रहती है, ठीक है। कैश आ गया, पोजीशन कुछ और होगी, कैश चला गया, पोजीशन कुछ और होगी, ठीक है। लायबिलिटी पे कर दी, पोजीशन बदल जाएगी। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है और ये पूरे साल का होता है, ठीक है। और इन दोनों को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? भाई मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये मेरी इनकम को बता रहे हैं। और बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? पोजीशन स्टेटमेंट। ये तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। याद है, पढ़ाया था? पोजीशन। कोई डाउट है तो बताओ। फैक्ट्री के मजदूर को भेज देंगे तो माल बनाने में यूज होगा, नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, क्लियर? क्या हो? डायरेक्ट है। हालांकि मैं अभी ये बातें डिटेल में करूंगा, अभी तो मैंने तुम्हारे को चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, चैप्टर में क्या होने वाला है, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखना इसी बात को, सुना, इसी बात को अगर मैंने एसेट में क्या, मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिखाया? 5 तरह के खाते। मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिखाया?
एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। ठीक है, 5 तरह के खाते। अच्छा मैंने कहा जितने भी एसेट्स के खाते होते हैं, कैपिटल के खाते होते हैं, लायबिलिटी के खाते होते हैं, कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। और जितने एक्सपेंस और रेवेन्यू या इनकम के खाते वो कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस में। यही पढ़ा, ठीक है। और ये मेरी थी मॉडर्न अप्रोच से याद करो, मॉडर्न अप्रोच से करना। यानी तुम क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, जितनी भी एसेट दिखेगी बैलेंस शीट में, जितनी भी कैपिटल दिखेगी बैलेंस शीट में, जितनी भी लायबिलिटी, उसके अलावा कैपिटल तो एक ही दिखेगी, जितनी भी लायबिलिटी दिखेगी लायबिलिटी साइड में, कैपिटल दिखेगी लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और जितने खर्चे होंगे और रेवेन्यू होंगे बस ये देखोगे, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर इसी बात को हम रियल पर्सनल नॉमिनल से देखें, देखना बेटा, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हो, तुम कहते हो मैं नहीं जानता एसेट अकाउंट क्या होता है, लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस इनकम, तुमने कैसे पढ़ा हुआ है? मान लो रियल से, तो कुछ खाते रियल होंगे, कुछ खाते रियल होंगे। इन जनरल जितने रियल होते हैं सारे एसेट के खाते होते हैं, तो सारे एसेट्स के खाते रियल होते हैं। ठीक है, और एसेट के खाते पर्सनल भी हो सकते हैं, जैसे डेटर क्रेडिटर। तो मैं करो जो रियल में आएंगे वो सारे बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ही होंगे, रियल होंगे एसेट्स के खाते। ठीक है, तो जो रियल होंगे, और कुछ क्या होते हैं? पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। और बेटा पर्सनल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे? देखो, पर्सनल, राम मेरा डेटर है, डेटर मेरी क्या होती है? एसेट। पर्सनल है, राम पर्सनल है, डेबिट बैलेंस होगा, डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। और राम अगर क्रेडिटर है तब राम को पैसा देना है तो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और इसके अलावा बेटा मैंने कहा रियल, पर्सनल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, अच्छा नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इनकम और एक्सपेंस के खाते, जितने भी इनकम के खाते होंगे, जितने भी एक्सपेंस के खाते होंगे, जितने भी लॉस के खाते होंगे, जितने भी गेन के खाते होंगे, नॉमिनल। मैंने क्या पढ़ाया था? देखो मैंने पढ़ाया था नॉमिनल किसे कहते हैं? जितने भी खर्चों के खाते होते हैं नॉमिनल। खर्चों के खाते क्या होते हैं? नॉमिनल। लॉस के खाते क्या होते हैं? नॉमिनल। गेन के खाते क्या होते हैं? नॉमिनल। और इसके अलावा और जितने भी इनकम के खाते, रेवेन्यू के खाते होंगे, नॉमिनल। भाई एक्सपेंस के खाते, लॉस के खाते, इनकम के खाते सारे क्या होते हैं? नॉमिनल। आगे सुनो। और रियल में क्या होगा? एसेट के खाते, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारे क्या है? रियल। एसेट के खाते रियल होते हैं। कुछ एसेट के खाते पर्सनल भी होते हैं, जैसे डेटर के खाते पर्सनल। ठीक है, डेटर के खाते पर्सनल। और हो गया, और बैंक का खाता पर्सनल होता है, बैंक हमारा पर्सनल में माना जाता है। एक्रूड इनकम एसेट होती है लेकिन क्या होगा? पर्सनल में। इसी तरह पर्सनल में क्रेडिटर, लायबिलिटी का खाता, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है पर्सनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है। और कोई भी खर्चे से पहले आउटस्टैंडिंग लिख जाए तो क्या बन जाता है? पर्सनल। ठीक है, तो कुछ खाते पर्सनल में आते हैं। ठीक है, और कुछ नॉमिनल में एक्सपेंस के खाते, लॉस के खाते, इनकम के खाते, रेवेन्यू के खाते, गेन के खाते, ये सारे क्या होगा? अब ये भी अगर हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल सोच के चलते हैं तो बड़ा आसान है। तब भी जितने भी रियल होंगे वो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। लो जी भाई, रियल कहाँ जाएगा? जितने भी रियल अकाउंट होंगे सारे उठा के कहाँ लिख दोगे? बैलेंस शीट में। रियल का मतलब बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। पहले देख लो कि ये सारी चीजें रियल है, बैलेंस शीट में जाएगी। कोई बड़ी बात है क्या? अच्छा रियल है, रियल का बैलेंस डेबिट ही होता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इनका बैलेंस डेबिट हो, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उधर देखो पर्सनल, जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे, देखना बेटा ढंग से सुनना। देखो पर्सनल अकाउंट जितने होंगे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल भी कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। कहाँ जाएंगे? अब प्रॉब्लम पता है क्या होगी? देखो सुनना, देखना, पर्सनल को जब तुम बैलेंस शीट में लिखने की सोचोगे तो तुम्हारे माइंड में ये बात आएगी, यार पर्सनल को कहाँ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? भाई तुमने देखा पर्सनल, अब पर्सनल को कहाँ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? तो सुनना देखो, क्योंकि पर्सनल डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। अगर डेटर है तो एसेट, तो डेबिट में जाएगा, और क्रेडिटर है तो लायबिलिटी, कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। तो डिसाइड कैसे करोगे, एसेट में लिखूं या लायबिलिटी में? तो बड़ा आसान है, इधर देखो, पर्सनल का डेबिट बैलेंस है तो एसेट, और पर्सनल का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी। क्यों? पर्सनल का क्रेडिट बैलेंस है उसका मतलब उसको पैसा देना है, और डेबिट बैलेंस है इसका मतलब उससे पैसा लेना है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो इसका बैलेंस तो दिया होगा, डेबिट है तो एसेट,
और क्रेडिट है तो पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट है तो कहां लिख दोगे? एसेट साइड में। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहां पर? एसेट्स में। और पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया? और सुनो, कैपिटल भी पर्सनल होती है, कैपिटल भी पर्सनल होती है तो वो कहां आएगी? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, कैपिटल भी तो पर्सनल में आती है। ठीक है, अच्छा सारे रियल कहां जा चुके हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। पर्सनल कहां जा चुके हैं? डेबिट साइड में, एसेट की या क्रेडिट साइड में। और जो बच गया नॉमिनल, नॉमिनल क्या होते हैं? खर्चों के खाते। नॉमिनल किसे कहते हैं? एक्सपेंस के खाते, लॉसेस के खाते, इनकम के खाते, रेवेन्यू के खाते, सेल परचेज के जितने खाते होते सब नॉमिनल। ठीक है, अब देखो अगर ये नॉमिनल डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, ठीक है, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट। ठीक है, जैसे परचेज नॉमिनल है कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स नॉमिनल है कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरी भी नॉमिनल है, खर्चे का खाता कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल है, खर्चे का खाता कहां जाएगा? पीएनएल में। टेलीफोन का बिल नॉमिनल है, खर्चे का खाता यहाँ पे। जैसे रेंट रिसीव हो गया, इनकम रिसीव हो गई, नॉमिनल कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो याद रखना, चाहे तुम रियल पर्सनल से सोचो, चाहे एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक की सोचो, जितने भी खर्चों के खाते होते हैं, यानी जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में। और माइंड में डाल लेना, मैंने क्या बोला, जितने भी सुना, जितने भी रियल पर्सनल होते हैं उसको बैलेंस शीट में लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, पहले भी पढ़ाया। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में। अच्छा, या वैसे पुराने से लो, जितने भी एसेट के खाते होते हैं, जितने भी एक्सपेंस के खाते होते हैं, जितने लॉस के खाते थे, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में, इसकी एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी। खर्चों के खातों की खर्चों को खातों को, सुना मैं क्या समझ रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंस के खातों को जब ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेजा जाता है, जितने भी इनकम के रेवेन्यू के खाते होते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेजा जाता है, इसकी एंट्री पास की जाती है। जिस एंट्री के थ्रू वो ट्रेडिंग या पीएनएल में भेजे जाएंगे उसी एंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक। अब चैप्टर का के बारे में हमने डिटेल में सारी बातें पढ़ ली। सही बात बताऊं तो क्वेश्चन तो तुम कर भी लोगे, चाहो तो मैं तुमसे क्वेश्चन ही करवा लूँ अभी, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराना अभी, तो मुझे चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?